Hi everybody, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेल वॉल तक के कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो एक टिपिकल जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिमिलर होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल होती है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ही इससे गुजर सकते हैं। तो इस ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको डिटेल में हम जब सेल मेम्ब्रेन अलग से कवर करेंगे, इसके ऊपर अलग से एक डिस्कशन हम करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जगह जगह पे इन्वेजिनेट हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है और कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाती है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होती है। मतलब ये कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन करती है। तो ऐसी दो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली स्ट्रक्चर है मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनी हुई मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स होती है। मल्टी लैमिनेटेड का मतलब इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। तो ये कई वेरिएंट्स में पाई जाती है, कई फॉर्म में पाई जाती है, जैसे कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली। तो किसी भी फॉर्म के अंदर मीजोसोम हो सकता है। तो जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कई बार इन्वेजिनेट होकर इसने मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? मीजोसोम्स का। अब हालांकि इसका फॉर्मेशन तो सेल मेम्ब्रेन से होता है, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन टोटली डिफरेंट होता है। तो इसके दो फंक्शन होते हैं मीजोसोम के। पहला फंक्शन तो क्या करता है कि यह सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का अटैचमेंट साइट होता है, क्रोमोसोम के अटैचमेंट साइट की तरह काम करता है। मतलब डीएनए का सेग्रीगेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है। और दूसरा ये क्या होता है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से यह रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस मानते हैं। जिस प्रकार से एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है, उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। अब जैसे अभी अभी हमने बात की है कि ये सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनता है, मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार इसके तीन फंक्शन हो गए। एक तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्योंकि ये क्रोमोसोम की अटैचमेंट साइट की तरह काम करता है, इस प्रकार ये क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में हेल्पफुल होता है। दूसरा ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का एक्शन साइट होता है। और तीसरा ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। उसके बाद अगली जो स्ट्रक्चर है, अगला जो इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन का, वो है क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स नाम से पता चल रहा है क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर। तो इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये फोटो पिगमेंट्स कौन से होते हैं? या तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं या फिर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि रोडोस्पाइरिलम जैसे बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो स्टिकी, जब चिपचिपा जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है ये। तो इसके अंदर 80% वाटर होता है और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सघन होता है और यह अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है। इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि साइटोस्केलेटन, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट्स एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर नेकेड सेल ऑर्गेनल्स, तो नेकेड सेल ऑर्गेनल्स के अंदर कौन आता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 80S और 70S। तो यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं 70S, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, 50S
और 30S। तो इनको हम अलग से राइबोसोम के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो आरआरएनए और दूसरा प्रोटीन्स। तो कौन कौन से इसके अंदर आरआरएनए होते हैं, कौन कौन सी टाइप की प्रोटीन्स होती है, वो हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सेल के अंदर टिपिकली 10,000 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, या तो सिंगल होते हैं या फिर ये क्या करते हैं, ये एक चेन बना लेते हैं। और ये चेन कैसे बनती है, ये चेन बनती है प्रोटीन सिंथेसिस के समय, और इस चेन को हम क्या बोलते हैं, इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो जब राइबोसोम्स एक सीरीज के अंदर, एक श्रृंखला के अंदर जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है ये क्या है, पॉलीराइबोसोम। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है इंक्लूजन बॉडीज। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, और ये स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम करते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो पहला जो इंक्लूजन है वो है वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो ये एक्चुअल में पॉलीफॉस्फेट्स के बने होते हैं, बहुत सारे फॉस्फेट सीरीज में जुड़े रहते हैं, और इनका यूज एटीपी सिंथेसिस में किया जाता है। दूसरा जो है पॉलीग्लूकन ग्रेन्यूल्स, ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीग्लूकन ग्रेन्यूल्स। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये भी क्या करते हैं, ये भी एनर्जी को स्टोर करते हैं, और इनको लिपिड ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। कार्बोक्सीसोम्स कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सल्फर ग्रेन्यूल्स, ये सल्फो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को मेटाबोलाइज करते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं हेलोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर। स्पोर्स एंड सिस्ट्स, तो ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि कुछ डोरमेंट पार्टिकल्स बनते हैं, कुछ डोरमेंट स्ट्रक्चर्स बनती है जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स। तो जब फेवरेबल सीजन आता है तब ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से शिस्ट बनते हैं। तो शिस्ट क्या होता है, शिस्ट के बाहर एक थिक कवर पाया जाता है, एक थिक वॉल पाई जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो एडवर्स कंडीशंस होती है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, और जब फेवरेबल सीजन आती है तब इनसे भी जर्मिनेशन होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मैग्नेटोसोम्स, तो ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ बैक्टीरिया के अंदर मैग्नेटोसोम्स की वजह से होती है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड को हम यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस से कंपेयर कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे नेम्स होते हैं, जैसे कि क्रोमेटिन बॉडी, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। जीनोफोर, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, मतलब ये जीन बियरिंग पार्ट है। या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, तो इसको क्रोमेटिन बॉडी भी कहा जाता है, जीनोफोर भी कहा जाता है, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इसके अंदर पाया जाने वाला डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। अब यहाँ पे खास बात ये होती है कि इसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है। इसके अंदर हालांकि कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती है जिसकी वजह से इसकी पैकेजिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है। यहाँ पे पाए जाने वाली प्रोटीन्स को हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। अब न्यूक्लियोइड में पाए जाने वाले डीएनए को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो एक सिंगल क्रोमोसोम, एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया की सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया की सेल में दो प्रकार के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। पहला डीएनए जो है वो कौन सा है, वो है मेन क्रोमोसोम, और दूसरा डीएनए कौन सा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस प्रकार से प्लाज्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग या ऑटोनोमस डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब ये क्रोमोसोम के बाहर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के बाहर प्रेजेंट होता है। तो इसका डीएनए जैसे कि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एसेंशियल नहीं होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि कुछ जेनेटिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर कुछ एंटीजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी या फिर जेनेटिक ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी, कॉन्जुगेशन करने की कैपेसिटी। तो प्लाज्मिड जो होता है इसके कुछ जेनेटिक एडवांटेजेस होते हैं और सर्वाइवल के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लाज्मिड बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, इसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो पहले कौन से, कॉन्जुगेटिव और सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स। इन प्लाज्मिड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन पाया जाता है, इसको बोलते हैं टीआरए जीन्स या ट्रांसफ़र जीन्स। इसकी वजह से ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ऐसे प्लाज्मिड्स जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव या सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई 2 बैक्टीरियम है, तो 2 टाइप के बैक्टीरियम होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं उनको F+ बोला जाता है, और ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर नहीं पाए तो उनको F- बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये जैसे प्लाज्मिड है अपना, तो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की सहायता से, तो ये अपना जो रेड कलर में है इसको हम ट्रांसफ़र प्लाज्मिड या कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड मान रहे हैं। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ टीआरए जीन्स। तो ऐसे प्लाज्मिड के अंदर टीआरए जीन्स पाई जाती हैं जो कि प्लाज्मिड को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र कर सकती है। दूसरा होता है नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो टीआरए जीन्स कैरी नहीं करते हैं और इस प्रकार ये एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। रिलैक्स्ड प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनका कॉपी नंबर ज़्यादा होता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज पर सेल, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड की सेम प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज होती हैं। दूसरे जो प्लाज्मिड्स है वो होते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स। तो इनका नंबर कम होता है, एक सेल के अंदर 1 या 2 प्लाज्मिड ही होती है, 1 या 2 कॉपीज ही होती है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के प्लाज्मिड हो गए, एक तो हो गया हाई कॉपी नंबर HCN और दूसरे हो गए लो कॉपी नंबर। तो हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर, जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इनको एज ए वेक्टर यूज़ में लिया जाता है और ऐसे प्लाज्मिड जिनका कॉपी नंबर ज़्यादा होता है वो प्रिफरेबल होते हैं। तो इस प्रकार 2 टाइप के प्लाज्मिड कॉपी नंबर के बेसिस पे, रिलैक्स प्लाज्मिड जिनका कॉपी नंबर ज़्यादा होता है और स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड जिनका कॉपी नंबर कम होता है। और कॉन्जुगेशन के बेसिस पे या ट्रांसमिशन के बेसिस पे कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में कॉन्जुगेशन के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नॉन कॉन्जुगेटिव को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स और होते हैं प्लाज्मिड के, जैसे पहला है आर प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं टेट आर, एम्प आर, तो ये स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं। जैसे कि टेट आर क्या करता है कि जिस भी बैक्टीरियम के अंदर, ये जिस भी प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस स्ट्रेन को यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से एम्प आर क्या करता है, जिस भी बैक्टीरियम के प्लाज्मिड में पाया जाता है उसको एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के प्लाज्मिड्स को बोलते हैं आर प्लाज्मिड। तो ऐसे प्लाज्मिड्स जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के एंटीजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल टाइप के प्रतिजेनिक पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड इस प्रकार के सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप के सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते, डिकम्पोज करते, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियम के अंदर पाया जाता है और यह क्या करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन,
ट्यूमर फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है डाइकोटिलेडन्स के अंदर। तो इससे एक डिजीज़ प्रोड्यूस होती है टोबैको के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सेल्यूलर अपेंडेजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।